आज बात करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के फर्स्ट टाइप यानी कि क्लस्टर ए टाइप के सब टाइप सेकंड के बारे में, यानी कि स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं, मतलब कि स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, उनको सामाजिक गतिविधियों से प्रॉब्लम होती है। वो जो भी सोशल एक्टिविटीज़ है उसको करने से वो बचते हैं, लगातार दूसरों से बातचीत करने से बचते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। उनमें इमोशन तो होता है, लेकिन वो अपने भावनाओं को, इमोशन को दूसरे के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और लोगों को लगता है कि वो बेपरवाह हैं अपने किसी भी रिलेशन को लेके। और ऐसे लोग इतना अकेले रहना चाहते हैं कि इससे ग्रस्त लोगों में देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने कभी शादी ही नहीं किया, और ये अपने सिर्फ ब्लड रिलेशन, खासकर माँ बाप, भाई बहन, उन्हीं से ये लोग बातचीत करना चाहते हैं, और किसी भी दूर के रिश्तेदार से बात नहीं करना चाहेंगे। इनका कोई दोस्त नहीं होता है, कोई भी दोस्त नहीं होता है। ये अकेले रहना चाहते हैं, कोई काम ठीक से ये लोग नहीं कर पाते, और काम सिर्फ वो ठीक से ढंग से कर पाएंगे जो इनकी रुचि का हो, और इनकी रुचि का काम ऐसा होता है जो अकेले किया जाता हो या रात में किया जाता हो। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लें तो लैब में काम करने वाले, लेबोरेटरी में काम करने वाले, या फिर रात में जो वॉचमैन होते हैं, उस तरह की जॉब ये लोग पसंद करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर लैब में काम करने वाला और वॉचमैन या जो भी अकेले में काम करता हो, या फिर जिसकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी हो, वो सब इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट होता है, उसकी जो पसंद होती है, ऐसे ही कामों को वो चूज़ करता है जिसको वो अकेले कर सकते। इसलिए वो लैब में काम करने का ऑप्शन चुनता है, लाइब्रेरियन का ऑप्शन चुनता है, वॉचमैन का ऑप्शन चुनता है, सिक्योरिटी गार्ड, इस तरह के काम ये लोग करना चाहते हैं, और इसको ये बेहतर तरीके से करते हैं, जिनमें इनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति इनके साथ ना हो, और इनमें प्रेरणा और लक्ष्य की कमी दिखाई देती है। इनमें स्व प्रेरणा भी नहीं होती है, और बाहरी लोगों से ये कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहते हैं। माँ बाप, भाई बहन, अपने ब्लड रिलेशन के अलावा जो बहुत नज़दीक के ब्लड रिलेशन वाले हैं, उनके अलावा ये किसी से बात तक करना नहीं करना चाहते हैं, नहीं पसंद होता है इनको। इनके कोई दोस्त नहीं होते हैं, यहाँ तक कि ये पार्टनर भी नहीं बना पाते। जैसे कि पार्टनर के तौर पे कोई भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या हस्बैंड हो, वाइफ हो, इस तरह का रिलेशन ये नहीं बना पाते। और ये लोग, इनकी अगर कोई आलोचना की जाए तो ये लोग ना आलोचना पे ध्यान देते हैं, ना प्रशंसा पे, जैसे निष्क्रिय होते हैं। ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, उनको जैसे समझ ही में नहीं आ रहा है कोई चीज। आप लोगों, कुछ लोगों ने देखा होगा कि समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो दिवा स्वप्न, यानी कि जगी आंखों से सपना देखना, ख्यालों में डूबे रहना, इस तरह से इनकी एक्टिविटी रहती है। वो ज़्यादातर लेटे रहते हैं और कुछ सोचते रहते हैं, उनके दिमाग में यही चलता है, जिसको दिवा स्वप्न बोलते हैं। दिन में सपने देखते हैं, क्या क्या वो सोचते हैं उसमें अब तो ये वही जानेंगे। बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। तो ये लोग स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट ही होते हैं, जो निष्क्रिय होकर सोचते रहते हैं, आंखें एकटक खुली हैं, देख रहे हैं, लेटे हुए हैं। कोई उनको गाली दे, उनकी तारीफ करे, कुछ कहे, मार भी दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने ख्यालों में डूबे हैं। इस तरह की पर्सनालिटी होती है, और ये लोग अपने आप को बीमार नहीं मानते। इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो ये सिर्फ इस बात को स्वीकार करते हैं कि मुझे अवसाद की थोड़ी समस्या है,
और ये दवा भी सिर्फ असादगी कराना चाहते हैं, ये अपने आप को बीमार मानते ही नहीं है, इसलिए इनका इलाज करने में बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि व्यक्ति जब अपने आप को बीमार ही नहीं मानेगा तो किसी की बात भी नहीं मानेगा, वो दवाएं ही नहीं खाएगा, फेंक देगा। सहयोग ज़रूरी होता है ना, किसी का भी ट्रीटमेंट होता है, खासकर काउंसलिंग या थेरेपी होती है, साइकाइट्रिस्ट करता है चाहे साइकोलॉजिस्ट करता है, तो उसमें रोगी का सहयोग होना चाहिए। जब रोगी अपने आप को रोगी ही नहीं मान रहा है, भाग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में काउंसलिंग काम नहीं आती है और इस पेशेंट को टॉक थेरेपी ही देना पड़ता है। और ये लोग सिर्फ अपने आप को अवसादग्रस्त स्वीकार करते हैं, बाकी कोई बीमारी अपने आप में नहीं मानते हैं, ये लोग अपने आप को स्वस्थ समझते हैं। और उन लोगों में रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है स्किज़ोइड पर्सनालिटी होने का, जिनके माता पिता या किसी भी रिश्तेदार में हो, माता की तरफ से जो रिश्तेदार है चाहे पिता की तरफ से, तो उनमें अगर स्किज़ोफ्रेनिया है, चाहे स्किज़ोटाइपल व्यक्तित्व का कोई विकार है या स्किज़ोइड पर्सनालिटी का कोई व्यक्ति है, तो ऐसे परिवार में होने वाले किसी व्यक्ति को ये समस्या है, तो उस परिवार में इसका रोगी होने का चांस ज़्यादा रहता है। और इसका अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, तो बहुत डीपली इसके बारे में नहीं जान पाए हैं साइकोलॉजिस्ट, लेकिन इसमें ये देखा गया है कि जो माता पिता अपने बच्चों को इमोशनली केयर नहीं करते हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता उनको, या फिर जिनका बचपन बहुत संघर्ष में, हर एक चीज़ के लिए संघर्ष उनको बचपन में करना पड़ा है, ऐसे लोग भी अपना बचपन ख़त्म करते करते यानी कि किशोरावस्था युवावस्था में जाते जाते स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट हो जाते हैं। और वो दिवा सपने यानी कि दिन में जो सपने खुले आंखों से लोग देखते हैं, कोरी कल्पनाएं करते हैं, उसमें बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने लगते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ से वंचित रहते हैं। ऐसे में वो अपनी कल्पना में ही अपने आप को संभ्रांत होने की अनुभूति करते हैं। इस बीच में कोई चाहे उनको कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान ही नहीं देते उस पर, जैसे सुना ही नहीं दे रहा हो, एक कान से सुनना एक कान से निकाल देना, ये कहावत वो एक चरितार्थ करते हैं। और कुछ दवाएं भी चलती हैं इसमें, साइकाइट्रिस्ट कुछ दवाएं भी देते हैं, टॉक थेरेपी चलती है, लेकिन अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। ये आनुवंशिक भी होता है, एनवायरमेंटल भी होता है, मतलब कि वातावरण का मतलब वही हो गया कि जो जिनका बचपन बहुत संघर्ष में, बहुत निर्धनता में, और कभी कभी निर्धनता ना भी हो तो पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला है, पेरेंट्स का जो भावनात्मक जो दुलार होता है बच्चों का, उससे ये लोग वंचित रहे हैं। तो ये लोग जवान होते होते किशोरावस्था युवावस्था तक जाते जाते स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट हो जाते हैं। और उन लोगों में भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है जिनमें क्लस्टर ए टाइप के बाकी दोनों डिसऑर्डर हैं, उन या किसी भी तरह का मति भ्रम है, तो ऐसे लोगों में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, या उनके रिश्तेदारों में ये प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, तो अभी जितना था इस पे अपडेट मैंने सब बता दिया। आगे कोई अपडेट आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। फ़िलहाल इसके बारे में यही सारी चीज़ें हैं, इसका सिम्टम, कॉज, रिस्क फैक्टर, ट्रीटमेंट, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। बाय।